इस वीडियो में हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, डीम्ड ओनरशिप। डीम्ड ओनरशिप क्या होती है, आइए समझते हैं। अगर आप हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम जनरेट करते हो, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कैसे जनरेट हो सकती है? रेंटल इनकम। अगर आप हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम जनरेट करते हो तो ये इनकम इस हाउस प्रॉपर्टी के लीगल ओनर के लिए टैक्सेबल होगी। जो भी इस हाउस प्रॉपर्टी का लीगल ओनर होगा, ये इनकम उसी के लिए टैक्सेबल होगी, जो कि जाहिर सी बात है। जो मकान का मालिक होगा वही तो मकान की इनकम पे टैक्स भरेगा ना। लेकिन सोचिए, आप मकान के ओनर नहीं हैं और फिर भी ये इनकम आपके लिए टैक्सेबल हो जाए तो? जी हाँ, ऐसा हो सकता है। कई बार हमारी इनकम टैक्स अथॉरिटी हमें मकान का ओनर मान लेती है, मतलब हम ओनर हैं नहीं लेकिन हमको ओनर मान लिया जाएगा, यानी डीम्ड ओनर। डीम्ड ओनर, और उस मकान की इनकम हमारे लिए टैक्सेबल कर दी जाएगी। इसका मतलब मकान की इनकम या तो लीगल ओनर के लिए टैक्सेबल होगी या डीम्ड ओनर के लिए टैक्सेबल होगी। इस वीडियो में हम उन केसेस पे फोकस करेंगे जब हाउस प्रॉपर्टी की इनकम डीम्ड ओनर के लिए टैक्सेबल होती है। हमारे इनकम टैक्स में एक सेक्शन है, सेक्शन 27। यहाँ पर वो सारे केसेस दिए हुए हैं जब आपको किसी मकान का डीम्ड ओनर मान लिया जाता है। ठीक है, आइए उन केसेस को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला केस, मान लीजिए कि आप एक मकान के ओनर हैं और आपने अपना मकान अपने स्पाउस को बिना किसी कंसिडरेशन के ट्रांसफ़र कर दिया या बिना किसी एडिक्वेट कंसिडरेशन के ट्रांसफ़र कर दिया। यानी मकान के ओनर हैं आप और आपने ये मकान ट्रांसफ़र कर दिया स्पाउस को, और ये ट्रांसफ़र बिना किसी एडिक्वेट कंसिडरेशन के किया। नॉर्मली क्या होता है, जब भी आप अपनी प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफ़र करते हैं तो कंसिडरेशन में आपको कुछ मिलता है, चाहे वो कैश में मिले या काइंड में मिले। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि आपने अपना मकान स्पाउस के नाम पे ट्रांसफ़र किया और बदले में कोई कंसिडरेशन नहीं मिला या एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं मिला। तो ऐसे केस में, क्योंकि ट्रांसफ़र तो हो चुका है मकान स्पाउस के नाम पर, तो लीगल ओनर तो अब ये स्पाउस हो गया। लेकिन इस केस में जो ट्रांसफरर है यही इस मकान का डीम्ड ओनर माना जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके पीछे हो सकता है ट्रांसफरर की इंटेंशन टैक्स से बचना हो। क्योंकि अगर आप हाउस प्रॉपर्टी के ओनर हो तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आपके लिए टैक्सेबल होगी, और अगर आपने वो हाउस प्रॉपर्टी की ओनरशिप स्पाउस के नाम पे ट्रांसफ़र कर दी तो इनकम भी स्पाउस के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। यानी वो कहीं ना कहीं इनकम को शिफ्ट करना चाहता होगा, इसलिए उसने अपना मकान स्पाउस के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया। तो उसकी इंटेंशन टैक्स से बचने की है। अब आप सोचेंगे कि अपनी टैक्सेबल इनकम को कम करने के लिए उसने अपना बर्डन तो स्पाउस पे डाल दिया ना। मतलब अगर वो टैक्स से बच जाएगा तो ये इनकम उसके स्पाउस के लिए टैक्सेबल हो जाएगी, तो किसी ना किसी को तो टैक्स देना ही पड़ेगा ना। तो फायदा क्या हुआ? तो आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि ओनर जो है वो मिस्टर एक्स है और मिस्टर एक्स को दो हेड से इनकम जनरेट होती है। मिस्टर एक्स कहीं जॉब करते हैं और इनको सैलरी से इनकम जनरेट होती है 2,40,000 रुपए की, और मिस्टर एक्स को हाउस प्रॉपर्टी से भी इनकम जनरेट होती है 2,20,000 रुपए की।
मतलब इनकी टोटल इनकम हो गई 4,60,000 रुपए की। ठीक है। हमारे इनकम टैक्स एक्ट में हर इंडिविजुअल को जिसकी एज 60 साल से कम होती है उसकी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम एग्जेम्प्ट की गई है। यानी आपको 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं भरना है। अगर आप 2.5 लाख से ज़्यादा कमाते हैं तो जो भी एक्सेस इनकम होगी वो टैक्सेबल मानी जाएगी। जैसे कि इस केस में मिस्टर एक्स की टोटल इनकम 4,60,000 है, जो कि 2.5 लाख से ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? इसकी इनकम 4,60,000 है। अगर 2.5 लाख रुपए तक की इनकम एग्जेम्प्ट भी कर दी जाए तो भी 2,10,000 ज़्यादा हो रहे हैं। तो 2,10,000 मिस्टर एक्स के लिए टैक्सेबल हो जाएंगे। लेकिन अगर इसने अपनी हाउस प्रॉपर्टी अपने वाइफ के नाम पर कर दी, अगर इसने अपनी हाउस प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम पर कर दी तो ये वाली इनकम जो है वो इनकम भी वाइफ की इनकम हो जाएगी, क्योंकि जो ओनर होगा इनकम उसके लिए टैक्सेबल होगी। यही तो इसकी इंटेंशन थी कि ये मकान को अपनी वाइफ के नाम पे ट्रांसफ़र कर दे ताकि इनकम को भी शिफ्ट कर सके। ठीक है। अगर ये अपनी हाउस प्रॉपर्टी अपने वाइफ के नाम पे कर देता है तो ये इनकम भी वाइफ को ट्रांसफ़र हो जाएगी और मिस्टर एक्स की इनकम में केवल उसकी सैलरी इनकम रह जाएगी, जो कि है 2,40,000। और जैसा मैंने अभी आपको कहा कि एक इंडिविजुअल की 2.5 लाख रुपए तक की इनकम एग्जेम्प्ट होती है, और क्योंकि इसकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है तो इसको कोई टैक्स नहीं भरना। तो इसकी ये 2,40,000 रुपए की इनकम क्या हो गई? एग्जेम्प्ट हो गई, इसे कोई टैक्स नहीं देना। और 2,20,000 रुपए हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम थी, 2,20,000 है ये, वो मिसेज एक्स की इनकम दिखाई जाएगी अब। और मिसेज एक्स की भी टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए से कम होने की वजह से उनकी भी इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो इसने बड़ी चालाकी से अपनी पूरी इनकम पे टैक्स बचा लिया, क्योंकि जो इनकम सिर्फ मिस्टर एक्स को बिलोंग करती थी, जिस पर उसे सिर्फ 2.5 लाख रुपए तक का एग्जेम्पशन मिलना था, उसने उस इनकम को 2 इंडिविजुअल्स में स्प्लिट कर दिया और 2.5 लाख रुपए की 2 बार छूट ले ली। इसकी वजह से उसने पूरी इनकम पे अपना टैक्स बचा लिया। इसी चालाकी को रोकने के लिए ये डीम्ड ओनरशिप वाला कॉन्सेप्ट लाया गया। इस केस में मिस्टर एक्स जो कि ट्रांसफरर है, क्योंकि उसने तो मकान वाइफ के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया तो लीगल ओनर तो अब वो है नहीं, लेकिन फिर भी टैक्स अथॉरिटी मिस्टर एक्स को ही डीम्ड ओनर मान लेगी और ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम वापस मिस्टर एक्स की इनकम में क्लब कर देगी। यानी ये इनकम वापस इसी की इनकम में क्लब हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, और इस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम पर मिस्टर एक्स को ही टैक्स भरना होगा, भले ही उसने हाउस प्रॉपर्टी अब अपनी वाइफ को ट्रांसफ़र क्यों ना कर दी हो। मतलब इनकम टैक्स अथॉरिटी आपको सीधे सीधे एक मैसेज देना चाहती है कि अगर आप इस तरह की चालाकियाँ टैक्स से बचने के लिए कर रहे हैं तो मत कीजिए, टैक्स तो आप ही को भरना पड़ेगा। अगर आप ये सोचकर अपना मकान वाइफ को ट्रांसफ़र कर रहे हैं कि अगर ओनरशिप वाइफ की हो जाएगी तो इनकम भी वाइफ की हो जाएगी, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस केस में हम आपको डीम्ड ओनर मानकर ये इनकम वापस आपके लिए टैक्सेबल कर देंगे। ठीक है। तो ये हो गया आपका डीम्ड ओनरशिप का पहला कॉन्सेप्ट। हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन है, पर अगर मिस्टर एक्स और मिसेज एक्स में तलाक हो रहा है और तलाक के टाइम पर कॉम्पनसेशन के रूप में मिस्टर एक्स अपना मकान मिसेज एक्स को ट्रांसफ़र कर रहा है, तो फिर उस मकान की ओनर उसकी वाइफ ही मानी जाएगी और उसी के लिए वो टैक्सेबल होगी। लेकिन वो तलाक वाला अग्रीमेंट होना चाहिए, अदरवाइज मिस्टर एक्स ही डीम्ड ओनर माना जाएगा और इनकम भी उसी के लिए टैक्सेबल होगी। अब हम बात करते हैं केस 2 की।
ये केस टू बिल्कुल केस वन के जैसा है, तो इसे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इतना ही फ़र्क है कि यहाँ पर इंडिविजुअल ने अपने स्पाउस को नहीं, अपने माइनर चाइल्ड को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। बाकी सारे रूल वही हैं। यानी अगर वो अपने मकान को अपने किसी माइनर चाइल्ड को ट्रांसफ़र करता है तो भी उस केस में ट्रांसफरर ही डीम्ड ओनर माना जाएगा, माइनर चाइल्ड नहीं। हाँ, अगर वो माइनर चाइल्ड मैरिड डॉटर है तो फिर उस केस में ट्रांसफरर डीम्ड ओनर नहीं माना जाएगा, ओनर मैरिड डॉटर ही रहेगी और उसके लिए ही वो इनकम टैक्सेबल भी होगी। ठीक है, तो इसमें इससे ज़्यादा बताने के लिए कुछ है नहीं। आते हैं केस 3 पर। मान लीजिए एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है और इस फैमिली के जो कर्ता हैं, हेड ऑफ द फैमिली, वो फादर हैं। इनके 3 बच्चे हैं, ए बी सी। ये हो गए को पार्सनर्स यानी हिस्सेदार। पिताजी चाहते हैं कि उनके जीवन काल में ही बंटवारा हो जाए जो भी ज़मीन जायदाद है, ताकि उनके बाद ये बच्चे प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा ना करें। तो हर वो चीज़ जो डिविजिबल होगी उसके 3 हिस्से होंगे और तीनों में बांट दिए जाएंगे। मान लीजिए इनके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है, तो ये हाउस प्रॉपर्टी के भी 3 हिस्से होंगे। माना इसमें 3 फ्लैट हैं, तो एक ए को, एक बी को, एक सी को, तीनों में डिवाइड हो जाएगा ये। लेकिन इसका जो टेरेस है, इसकी जो छत है, इसका बंटवारा नहीं हो सकता। तो ये छत हो गई इम्पार्टेबल प्रॉपर्टी। क्या छत भी कोई प्रॉपर्टी होती है? जी हाँ, आज की डेट में आप छत भी बेच सकते हो। ठीक है ना। इसलिए वो छत, क्योंकि उसका बंटवारा नहीं हो सकता, तो वो किसी एक को देना पार्शैलिटी होगी। मान लीजिए आपने तीनों को एक एक फ्लैट दिया और एक को छत भी दे दी, तो जिस बंदे को आपने छत दी वो तो कल छत बेचकर एक्स्ट्रा बेनिफिट उठा सकता है ना। इसीलिए पिताजी ने छत का बंटवारा नहीं किया, हो भी नहीं सकता। लेकिन अगर छत में कल कोई टूट फूट हो जाए, कोई क्रैक आ जाए, किसी मेंटेनेंस की ज़रूरत हो, तो ये लोग उसके लिए भी लड़ने लगेंगे कि कौन मेंटेनेंस करवाएगा। ए बोलेगा भाई तुम करवाओ, तुम भी तो ओनर हो। बी बोलेगा भाई मैं क्यों करवाऊँ, तुम करवाओ, तुम भी तो ओनर हो। तो इस बात पर भी झगड़ा होने लगेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए पिताजी ने माना कि ए बड़ा बेटा है, तो इस बड़े बेटे को छत की जिम्मेदारी सौंप दी। कहा कि इसका मेंटेनेंस आप कीजिए, इसे आप होल्ड करिए। हाँ, लेकिन इस छत पर बी और सी भी आ जा सकते हैं जब वो चाहें। इसका बेनिफिट तीनों को मिलेगा। लेकिन क्योंकि इसके मेंटेनेंस के लिए भी आगे झगड़ा ना होने लगे, इसके लिए इस छत का होल्डर ए को बना दिया कि भैया ये छत ए होल्ड करेगा, वही इसकी मेंटेनेंस करेगा। हालांकि इसके लीगल ओनर तीनों रहेंगे। ठीक है, तो ये फ्लैट जो ए के नाम हुआ, इसका लीगल ओनर ए हो गया। जो फ्लैट बी के नाम पर हुआ उसका लीगल ओनर बी हो गया। और जो फ्लैट सी के नाम पर हुआ उसका लीगल ओनर सी हो गया। और ये जो आपका टेरेस है, इसका बंटवारा नहीं हो सका, तो फिर ये इसकी ओनरशिप तीनों के पास है। तो भाई टैक्स तो तीनों से लिया नहीं जा सकता। तो टैक्स लेने के लिए इस टेरेस का डीम्ड ओनर ए को ही मान लिया जाएगा। यानी इनकम टैक्स वाले टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू उस टेरेस का ओनर ए को मानेंगे, जो कि उस टेरेस का होल्डर है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वाला केस समझ में आ गया होगा। अब आते हैं केस 4 पर। तो अगर आप किसी हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हैं और वो सोसाइटी आपको कोई मकान या फ्लैट अलॉट करती है, तो आप उस फ्लैट के डीम्ड ओनर माने जाएंगे। ये बात आपको तब समझ में आएगी जब आपको पता चलेगा कि हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है और वो काम कैसे करती है। मान लीजिए कि एक बंदा है जो अपना घर बनाना चाहता है। इसका सपना है कि इसका एक अपना घर होना चाहिए।
लेकिन माना कि घर बनाने में 10 लाख रुपए कम से कम लगेंगे और इसके पास हैं सिर्फ 2 लाख रुपए, तो सपना सपना ही रहेगा, क्योंकि पैसे सफिशिएंट नहीं है, इसलिए घर बनाने का सपना पूरा नहीं हो पाया। और न जाने ऐसे दुनिया में कितने लोग होंगे जो अपना घर बनाने का सपना तो देखते हैं, लेकिन उनके पास सफिशिएंट फंड्स ना होने की वजह से सपना पूरा नहीं हो पाता। तो इसी सपने को पूरा करने के लिए बनाई जाती है हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखिए, आप अकेले तो 2 लाख रुपए में कोई मकान बनवा नहीं सकते, लेकिन आपके जैसे और भी कई लोग होंगे जिनका मकान बनाने का सपना होगा, लेकिन उनके पास पैसे कम होंगे। अगर ये जितने भी लोग हैं वो इकट्ठा हो जाएं और एक सोसाइटी बना लें, जिसमें वो लोग क्या करेंगे, मैं आपको शॉर्टकट में समझा देता हूँ। किसी और वीडियो में हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी को डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। मान लीजिए कि ये सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो जाएं। जैसे अगर आपके पास 2 लाख हैं तो ये सब लोग मिलकर 2-2 लाख रुपए जमा करें। तो भाई सबके छोटे छोटे फंड्स जब एक्यूमुलेट होंगे तो एक बड़ा फंड इकट्ठा हो जाएगा। मान लीजिए 10 लोग हैं, अगर एक बंदा 2 लाख रुपए दे रहा है तो 10 लोग इकट्ठा हो गए तो 20 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। इस 20 लाख रुपए से क्या करेगी ये सोसाइटी? एक लैंड खरीदेगी, ठीक है। उस लैंड पर एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेगी। उस बिल्डिंग में कितने मेंबर्स हैं? ये 10 मेंबर्स हैं, तो उस बिल्डिंग में ये 10 फ्लैट्स बना देंगे और हर मेंबर को एक एक फ्लैट अलॉट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर एक बात याद रखना है कि इस लैंड की जो ओनरशिप रहेगी वो हमेशा हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास रहेगी। यानी इस लैंड की ओनरशिप हमेशा हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास रहेगी। हालांकि इस बिल्डिंग में हर इंडिविजुअल फ्लैट का ओनर वो मेंबर ही होगा और उसके पास जितने भी फंडामेंटल राइट्स होंगे वो रहेंगे। जैसे कि वो अपने प्रॉपर्टी को, अपने फ्लैट को किसी को ट्रांसफ़र कर सकता है, उसके मरने के बाद उसका वो फ्लैट इनहेरिटेंस हो सकता है, उसके जो भी उसका सक्सेसर होगा उसको ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर वो चाहे तो अपना फ्लैट बेचकर कहीं जा सकता है, ठीक है ना। यानी कि ये मेंबरशिप जो होती है वो ट्रांसफरेबल होती है। लेकिन इस लैंड की ओनर जो होगी वो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी ही रहेगी। क्लियर है? बताओ, जब इस लैंड की ओनर हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है और इसी लैंड पर ये बिल्डिंग बनी है, तो आप इस बिल्डिंग में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि टेक्निकली ये किसकी ओनरशिप में है? सोसाइटी की ओनरशिप में है। आपकी जो केवल ऑक्यूपेशन है वो सिर्फ आपके फ्लैट तक ही लिमिटेड है। आप उस फ्लैट के अंदर जो करना चाहें करें, बाहर से आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। प्लस लैंड भी आपकी नहीं है, वो भी सोसाइटी की है, ठीक है ना। तो इस केस में टेक्निकली इसकी ओनरशिप सोसाइटी के पास है, लेकिन ये फ्लैट जिस मेंबर के ऑक्यूपेशन में होगा उसी मेंबर को उस फ्लैट का डीम्ड ओनर माना जाएगा टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू। भाई अगर आपके पास फ्लैट है और आप उसे किराए पर चढ़ा दोगे तो उस किराए की इनकम पे हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी टैक्स नहीं भरेगी, आप ही को टैक्स भरना पड़ेगा। यानी टैक्स लेने के लिए मेंबर को, जिसको ये फ्लैट अलॉट किया गया है, उसी को डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा। तो अगर आप किसी हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हैं और वो सोसाइटी आपको कोई मकान अलॉट करती है या फ्लैट अलॉट करती है, तो उस फ्लैट के आप डीम्ड ओनर माने जाओगे। डीम्ड ओनर क्यों? क्योंकि लीगल ओनर तो सोसाइटी है, ठीक है। अब आते हैं अपने अगले पॉइंट पर, केस 5। जब आप किसी भी प्रॉपर्टी को लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए किराए पर लेते हैं तो हम उसे कहते हैं लीज। और अगर आपने कोई प्रॉपर्टी 12 साल या 12 साल से भी ज़्यादा समय के लिए लीज पर ली है तो आप ही उस प्रॉपर्टी के डीम्ड ओनर माने जाएंगे, ठीक है। बस इतना ही है केस 5। आते हैं एक आखिरी केस पर।
पर्सन इन पोजेशन ऑफ ए प्रॉपर्टी। मान लीजिए एक हाउस प्रॉपर्टी है जो आपके पोजेशन में है, आपके कब्जे में है, मगर आप उसके ओनर नहीं हैं। तो ऐसे केस में उस प्रॉपर्टी के डीम्ड ओनर आप माने जाएंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी आपके पोजीशन में है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि एक बिल्डर है और एक बायर है। बायर ने बिल्डर से एक फ्लैट खरीदने के लिए पैसे दे दिए और बिल्डर ने फ्लैट की चाबियां दे दी, मतलब पोजीशन दे दिया। लेकिन अभी तक उनकी सेल डीड रजिस्टर नहीं हुई है, यानी अभी तक उस फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हुई है, यानी टेक्निकली लीगल ओनर बिल्डर ही है। लेकिन पैसे बिल्डर को मिल चुके हैं और फ्लैट का पोजीशन बायर को मिल चुका है। अभी सेल डीड बननी या रजिस्टर होनी बाकी है। तो जब तक सेल डीड नहीं बन जाती तब तक उस फ्लैट का डीम्ड ओनर बायर माना जाएगा, जिसके ऑक्यूपेशन में, जिसके पोजीशन में वो फ्लैट है। ठीक है। इसी तरह से अगर मान लो कि आपको अगर किसी प्रॉपर्टी की पावर ऑफ अटर्नी मिल जाती है, तो पावर ऑफ अटर्नी का मतलब आपको कोई सेल डीड नहीं बनाई गई है, आपको कोई बेची नहीं गई है प्रॉपर्टी, लेकिन आपको पावर ऑफ अटर्नी मिल गई है। पावर ऑफ अटर्नी का मतलब आपके पास प्रॉपर्टी बेचने तक की पावर है। तो उस केस में आप ही उस प्रॉपर्टी के डीम्ड ओनर माने जाते हैं। ठीक है। अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है, मान लो एक प्रॉपर्टी है जिसमें ए और बी के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है ओनरशिप को लेकर, और मान लीजिए ये डिस्प्यूट का मामला कोर्ट में चला गया है, तो जब तक कोर्ट डिसीजन नहीं लेता तब तक उस मकान का कोई ओनर नहीं है। तो ऐसे केस में उस प्रॉपर्टी को जिसने कब्जे में रखा हुआ है, वो प्रॉपर्टी जिसके कब्जे में होगी, जिसके पोजीशन में होगी, वही उस प्रॉपर्टी का ओनर माना जाएगा जब तक कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं आ जाता। तो कई बार ऐसा होता है कि हम प्रॉपर्टी के ओनर नहीं हैं, लेकिन प्रॉपर्टी हमारे पोजीशन में है। तो उस केस में हमें ही इनकम टैक्स अथॉरिटी डीम्ड ओनर मान लेती है और उस प्रॉपर्टी की इनकम हमारे लिए ही टैक्सेबल हो जाती है। ठीक है। तो ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट डीम्ड ओनरशिप का, जहां पर आप हाउस प्रॉपर्टी के लीगल ओनर नहीं हो, फिर भी आपको ओनर मान लिया गया है टैक्स कलेक्ट करने के लिए। ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही।